हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपके बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो आपका चैप्टर है उसके पार्ट 3 से। यानी कि पहले दो पार्ट में प्रीवियस सेशंस में हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके से होता है। और फिर हमने देखा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसे हमने प्रीवियस सेशन में कर दिया था स्टार्ट, और कुछ उसके टाइप्स हमने कर लिए थे कंप्लीट। और अब बारी है कुछ और टाइप्स की, कुछ और टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिनको हम आज के इस सेशन में डील करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर आपके लिए ये जो नीट का कोर्स है ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और सिर्फ यही कोर्स नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा प्रोवाइड जो भी आपको एकेडमिक्स है, जो भी एजुकेशन है, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कुछ वीडियोस देखने के बाद, कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद, पढ़ने के बाद कोई फीस पे नहीं करनी है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप एंटायर सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल से। इसी अच्छी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। सो अ नीट कोर्स मॉड्यूल कंटेन सो मेनी थिंग्स। ये सारी चीजें हमारे नीट के कोर्स मॉड्यूल में आपके लिए अवेलेबल हैं। तो क्या क्या है? पहला हमारा है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। हर एक टॉपिक जो होता है चैप्टर का, उसके लिए आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन जो है उसके सेशंस मिलते हैं, वीडियोस मिलते हैं, जहां पर आप हर एक टॉपिक के साथ ट्रांसपेरेंसी बिल्ड कर सकते हो। बिल्कुल उसे आर पार दिख जाए, इतना अच्छे से आप उसे तैयार कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। और फिर उसी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मिलता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। ये जो पीडीएफ है ये आपको कहाँ मिलता है? सेशन के जो डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन पर जाओ, वहां पर लिंक होगी डीपीपी की, उस पर क्लिक करो, वहां से आपको डीपीपी का पीडीएफ करना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको उसे करना है ऑब्वियसली सॉल्व। और सॉल्व करने पे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हमारे पास है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो। सो वी गो विद द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सोल्यूशन वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट आता है चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चैप्टर खत्म करने के बाद हम क्या क्या करते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे, जितने भी उस चैप्टर के लिए पॉसिबल है, एंटायर चैप्टर के लिए। देन वी गो विद द लिस्ट ऑफ नेम। एक अलग से मैं आपको लिस्ट देती हूँ जहां पर पूरी उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं उनकी डिटेल्स, किस ईयर में उन्होंने काम किया, क्या काम किया, सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस। ये सेशन आपके लिए अलग से होता है जहां पर अभी तक एग्जाम्स में, यानी कि नीट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फॉलोड बाय डाउट सॉल्विंग सेशन। जो भी आप मुझे डाउट्स भेजते हैं मैं आपको उसका सोल्यूशन देती हूं, हम नोट्स शेयर करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं डाउट सॉल्विंग सेशन में। फॉलोड बाय वीकली टेस्ट पेपर एंड द गाइडेंस सेशन। व्हाट इज दिस गाइडेंस सेशन अबाउट? आपको नीट के बारे में अगर प्रिपेयर करना है, अगर आप नीट को अपना लक्ष्य मानते हैं, तो नीट की इंफॉर्मेशन आपको पूरी तरह पता होनी चाहिए। वो क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे पेपर होता है, कौन पेपर बनाता है, किस पैटर्न में होता है, आंसर आप कैसे लिखते हो, कितने मार्क्स मिलते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, कितने मार्क्स डिडक्ट होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका नीट का एनटीए का जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन से टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत सारे मिथ्स आपके दिमाग में होते हैं नीट को लेकर के, वो सारे हम बर्स्ट करते हैं। कैसे हम एंथुसियास्टिक रहेंगे, कैसे मोटिवेटेड रहेंगे, स्ट्रेस से कैसे डील करना है, एंजाइटी से कैसे डील करना है, सारी चीजें हम डील करते हैं कहां पर? गाइडेंस सेशन में। फॉलोड बाय चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, जहां पर हम हर चैप्टर के लिए वन शॉट रिवीजन करेंगे। फॉलोड बाय ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इसके बाद हम जाते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एंड नॉट ओनली दिस, वी आल्सो हैव एनसीईआरटी सेशन। एनसीईआरटी सेशन होता है फॉर ईच चैप्टर, जहां पर हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करके उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। जब हम पूरा चैप्टर जो है उसे समझ जाते हैं तो फिर हम एनसीईआरटी से एक बार डेफिनेटली उसे पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें आई होप हर एक स्टूडेंट को हो गई होगी क्लियर। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो इस सेशन में हम करने वाले हैं। बाकी तो हम प्रीवियस सेशन में कर चुके थे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन की, फ्रैगमेंटेशन का आप ये सब कुछ पढ़ने पर मत ध्यान दो। किस चीज पर ध्यान दो? इमेजेस पर, डायग्राम्स पर, उससे आपको ये चीजें ज्यादा याद रहेंगी। फ्रैगमेंटेशन में होता क्या है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को दो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया जाता है। जैसे हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था तो वहां पर हमने कई सारी चीजों में फ्रैगमेंटेशन पढ़ा था।
अब यहाँ क्या होता है कि इसको दो फ्रेगमेंट, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, मैं इस ऑर्गेनिज्म को दो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देती हूँ, तो एक फ्रेगमेंट ये बन जाता है, एक फ्रेगमेंट ये बन जाता है, और दोनों छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो हैं वो आगे जाकर के पूरे होल न्यू ऑर्गेनिज्म में बदल जाते हैं, तो पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म एक फ्रेगमेंट से बन जाता है। दैट इज व्हाट हैपेंस इन द फ्रेगमेंटेशन। सिंपल है। अब देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ पेरेंट इंडिविजुअल, पेरेंट इंडिविजुअल का ब्रेक डाउन होना इनटू स्मॉल पीसेस। कितने पीस? अब जरूरी नहीं है कि इसके सिर्फ 2 ही पीस हो सकते हैं, इसके 3 पीस भी हो सकते हैं, तो बस छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाना, यानी कि फ्रेगमेंट्स जिसमें बन जाएं, या तो ये एक्सीडेंटली बने होंगे। भाई एक्सीडेंटली मान लो कैसे बने होंगे कि अगर हम बोलें कि किसी ऑर्गेनिज्म को हम रिवर के साइड में जैसे वो पत्थर नहीं रहते हैं पानी के साइड, वहां कहीं चला गया, तेज पानी का बहाव था तो फ्रेगमेंट्स में टूट गया। हाँ, छोटा सा ऑर्गेनिज्म कैसे भी टूट सकता है। या फिर किसी एनिमल ने उसके ऊपर कुछ रख दिया, या कोई और चीज़ की वजह से, स्टोन की वजह से, पानी की वजह से, विंड की वजह से, किसी एनिमल फैक्टर की वजह से, एक्सटर्नल किसी भी फैक्टर से एक्सीडेंटली अगर एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो जाए और वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या होगा? इट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। वो एक पूरे न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, और इसे ही हम रीजनरेशन भी कहते हैं। ठीक। एंड फ्रेगमेंटेशन मेनली अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। फ्रेगमेंटेशन ज्यादातर, अब फ्रेगमेंटेशन के लिए बहुत जरूरी बात क्या है कि ये हमेशा मैक्सिमम टाइम अनफेवरेबल कंडीशन में देखा जाता है, यानी कि कोई विपरीत स्थिति हो गई, यानी कि एनवायरनमेंट उसके अनुरूप नहीं है, एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा। तो इन प्लांट्स इट अकर्स, मैंने कहा था प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा था, प्लांट किंगडम में हमने कहाँ पढ़ा था? एल्गे में होता है, फंजाई में भी होता है, ब्रायोफाइट्स में भी होता है, टेरिडोफाइट्स में भी होता है। चलो फंजाई तो एक अपन ने अलग रख लिया, पर एल्गे में, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में देखा जाता है। ब्रायोफाइट्स को हम और क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ plant kingdom, because it requires water as well as it is on the land, so we call it as amphibian of plant kingdom. Among animals it may occur in protist, coelentrates and many flatworms. अगर प्लांट के लिए हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल हैं हम याद कर सकते हैं कि हमारे पास 2 कैटेगरी में ऑर्गेनिजम्स हैं। एक हमने ले लिया प्लांट्स, तो प्लांट्स में हमारे पास है एल्गे, ब्रायोफाइट्स, अब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कहां पर होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, उसमें से आइडेंटिफाई करना है, हो सकता है ब्रायोफाइट दे दिया हो। उसके बाद ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट में भी सेम चीज देखी जाती है, टेरिडोफाइट्स। एंड हाउ अबाउट द ऑर्गेनिजम्स, हाउ अबाउट द अदर एनिमल्स? तो अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ये देखा जाता है भाई प्रोटिस्ट में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोटिस्ट में देखा जाएगा, सीलेंट्रेट्स में देखा जाएगा, ठीक है? इसके बाद ये किस में देखा जाएगा? फ्लैटवर्म्स में देखा जाएगा, फ्लैटवर्म्स में देखा जाएगा, ठीक है? तो प्लांट्स में भी मिल जाएगा और एनिमल्स में भी मिल जाएगा, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। इज दैट क्लियर? फ्रेगमेंटेशन में कुछ नहीं होगा, सिर्फ ब्रेक हो जाएगा ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, और हर एक फ्रेगमेंट के पास कैपेबिलिटी है कि वो एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो सकता है। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्पायरोगेरा। इसमें क्या हुआ? ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म था, ये पूरा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ये ब्रेक कर गया 2 पार्ट्स में, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। सो सी, दिस इज सच अ स्मॉल पार्ट एंड दिस is again the another part। अब ये पूरा एक इंडिविजुअल बन जाएगा और ये वाला पूरा एक इंडिविजुअल बन जाएगा। दैट इज व्हाट हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है? नोबडी इज गोइंग टू लूज एग्जाम्पल्स, या फिर उस पर कोई भी हमें ढील नहीं देनी है। नेक्स्ट आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है। देखो, बॉडी में 2 तरह की सेल्स होती हैं, ठीक है? या 2 तरह के पार्ट्स होते हैं। एक है हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट, और रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा पार्ट वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है। बॉडी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? बॉडी जो है उसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं वेजिटेटिव, दूसरे को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव। सो वी हैव वेजिटेटिव एंड
रिप्रोडक्टिव, टू काइंड्स ऑफ पार्ट्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट को पहले डील कर लेते हैं। भाई हमारे पास, हमें मालूम है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट में वी हैव टू काइंड्स, यानी कि हमारे पास होगा एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अलावा एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो कुछ भी बचता है वो हो जाता है वेजिटेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट्स में बोले तो प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव पार्ट क्या होगा? स्टेम हो गई, लीफ हो गई, ठीक है, स्टेम हो गई, लीफ हो गई, कोई बड हो गई, कोई बल्ब हो गया, कोई ट्यूबर हो गई, ये सब वेजिटेटिव पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एनिमल पर जाओगे तो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ दो, बाकी जो भी है वो क्या है? वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, तो वेजिटेटिव का मतलब होता है, वेजिटेटिव से मेरा आपको क्या समझाने का मतलब है? वेजिटेटिव का मतलब होता है वो पार्ट जो कि कहां पर हो, एक मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के बॉडी में जो कुछ भी है वो वेजिटेटिव पार्ट है। तो इस तरीके से अगर कोई स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है हायर प्लांट्स में, अब हायर प्लांट्स का क्या मतलब है? मुझसे किसी स्टूडेंट ने एक बार आपके इसमें कमेंट किया हुआ है, मैम हायर ऑर्गेनिजम्स और सिंपल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? हायर या लोअर ऑर्गेनिज्म? हायर ऑर्गेनिज्म हम उनको कहते हैं जिनकी बॉडी में वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम यानी कि कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। सिंपल ऑर्गेनिज्म या लोअर ऑर्गेनिज्म हम उनको कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म सिंपल एक आध दो सेल के बने होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बॉडी स्ट्रक्चर उनका सिंपल सेल्स का बना हुआ होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में देखा जाएगा? ऑब्वियसली हायर प्लांट्स में, जहां पर प्रॉपर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हो। तो ऐसे it is the specialized type of asexual reproduction occurring in higher plants। कहां पर हो रहा है? higher plants यानी कि well modified, well defined, जहां पर features दिखेंगे प्लांट के वो। तो they are saying angiosperms में होता है, यानी कि it is going to take place in flowering plant, क्योंकि angiosperm क्या है? फ्लावरिंग प्लांट ही तो है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलेगा। देन इन दिस प्रोसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। इस प्रोसेस में वेजिटेटिव पार्ट में से बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा सेम आइडेंटिकल इंडिविजुअल बन जाता है फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। ये मैंने आपको बता दिया, वेजिटेटिव पार्ट आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो इसमें एक्चुअली आपको सिर्फ दो वर्ड ध्यान रखने हैं। पहला वर्ड तो ये है कि दे आर गोइंग टू फॉर्म, नहीं, मैं इसे आपको ऐसे बताती हूँ कि हमें इसमें क्या क्या याद रखना है। तो ये ऐसा प्रोसेस है जो हायर ऑर्गेनिजम्स में होगा, हायर ऑर्गेनिजम्स में होगा। तो हायर ऑर्गेनिजम्स कौन है हमारे? एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म्स, या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आता है कि दे प्रोड्यूस आइडेंटिकल इंडिविजुअल, जो पेरेंट से बिल्कुल सिमिलर होते हैं। सो न्यू इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। और कहां से ग्रो होते हैं? ग्रो फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ठीक, और वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो हो रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? जिस पार्ट से ग्रो होंगे उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। अब आधे स्टूडेंट्स यहां अटक जाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या होता है? देखो, वेजिटेटिव पार्ट है, मान लो मैं एक प्लांट हूं, ये मेरी लीफ है, ठीक है। लीफ का मेरे मन करा ग्रो करना है, एक नया प्लांट बनाना है, तो लीफ क्या करेगी?
अपने वेजिटेटिव पार्ट में कुछ सेल्स कलेक्ट कर लेगी। टिप पर जो सेल्स होंगे उनकी आदत है कि वो ग्रोइंग सेल्स हैं। अब उन ग्रोइंग सेल्स में कुछ सेल्स 2 4 6 इकट्ठे हो जाएंगे और वहां से एक ग्रोथ जैसा कराने लगेंगे और ग्रोथ होने लगेगी। मतलब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल में एक्चुअली होगा क्या, द डिवाइडिंग पार्ट, द डिवाइडिंग सेल दैट कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट। ओके, नोट इट डाउन। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट वी हैव वेजिटेटिव, जो मेथड होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, उन्हें हमने डिवाइड कर रखा है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। व्हाट आर दीज पार्ट्स? 2 ही पार्ट्स हैं। एक है द वन विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, जो खुद से हो रहा है, जिसको किसी ने जाके नहीं कराया, अपने आप हो गया, तो उसको हम कह देते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक, जो खुद से हो गया इट इज नेचुरल। और जिसको आपने और मैंने कराया है वो क्या है? इट इज दी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को मैन मेड भी बोल देते हैं, बिकॉज वो हमने कराया है, हमारी मर्जी से हुआ है। तो दिस इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा मैम ये हमने पढ़ा है क्लास 10th में। तो भाई डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा है, आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ के आए होगे, पर हो सकता है ना कि आपके साथ कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, जिसने 10th में अच्छे से नहीं पढ़ा था, 8th में अच्छे से नहीं पढ़ा था। अब अगर उसने नहीं पढ़ा है तो हमें उसे यहीं से साथ में हाथ पकड़ के लेके चलना है। दैट इज व्हाट आई डू। तो यहां तक तो चलो सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन एज वी मूव अहेड अब हमें पता चलेगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो हमने 10th में पढ़ा था उससे भी बहुत ज्यादा कई सारी चीजें हमारे पास आज इस चैप्टर में पढ़ने के लिए हैं, क्योंकि अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, तब हम प्रिपेयर कर रहे थे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी इतनी बात समझ में आई। द वन इज नेचुरल, जो कि अपने आप हुआ है। नेचुरल वाला कैसे हुआ है? अपने आप हुआ है, तो उसे हमने कह दिया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और एक ऐसा है जिसको हमने कराया, तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कोई भी चीज आर्टिफिशियल कब होती है? जब वो अपने आप नहीं हुई हो, फेक हो, जिसे हमने कराया हो। ठीक है, नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या क्या होता है? अगर हम नेचुरल वाले की बात करेंगे, नेचुरल की, तो ये ऐसा है जो प्लांट्स में अपने आप हो रहा है नेचुरल तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो इसका ये हो जाता है दैट इट इज गोइंग टू अकर नेचुरली बाय इटसेल्फ। देन नेचुरल प्रोपगेशन हायर प्लांट्स में जब भी होगा तो वो कैसे कैसे होगा? तो सबसे पहले नंबर पे भैया रूट से हो जाता है। कैसे हो जाता है? रूट से। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रूट से हो जाता है। टॉप रूट ब्रांचेस कैन डेवलप एडवेंटिशियस बड एंड फॉर्म न्यू प्लांट। और एडवेंटिशियस बड क्या होती है? अगर रूट वाले खुद के पोर्शन से, रूट वाला पोर्शन क्या करने वाला है? नीचे की तरफ ग्रो होगा। उसके अलावा अगर कहीं पे कुछ ग्रोइंग पार्ट हमें मिल जाए जो नया प्लांट बना सके, तो उसे हम क्या बोल दे रहे हैं? एडवेंटिशियस रूट। मतलब वो देखो, प्लांट में क्या होता है? नया प्लांट नहीं बना सके। देखो मैं समझाती हूँ। प्लांट में क्या होता है? ये स्टेम है, ये लीफ है, और ये इसके रूट्स हैं। ठीक है, अगर ये वाले पोर्शन जहां पर रूट का पोर्शन होता है, इस पोर्शन से छोड़कर किसी और पोर्शन से अगर रूट ग्रो होने लग जाए, तो उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। यानी कि एक सीड में रेडिकल और प्लूम्यूल दो चीज होती है ना। ये मान लो ये सीड है, ठीक है, तो ये इसका क्या है? लीफ वाला पोर्शन जो ऊपर जाके शूट बनाएगा, जो अभी क्या कहलाता है? प्लूम्यूल कहलाता है। और नीचे वाला पोर्शन क्या करेगा? आगे जाकर के रूट्स बनाएगा। और ये वाला पोर्शन अभी इस स्टेज में क्या कहलाता है? रेडिकल कहलाता है। यानी कि जो पोर्शन हमेशा नीचे जाकर के रूट को ग्रो कराता है ना,
उसको छोड़कर, इस पोर्शन को, इस पॉइंट को छोड़कर अगर किसी और जगह से भी ग्रो होने लग जाए रूट तो उसे हम कह देते हैं एडवेंटिशियस। अब टॉप ब्रांचेस जो हैं वो एडवेंटिशियस बड बना लेती हैं और फिर उसी से न्यू प्लांट बना लेती हैं, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, देखो ये एक प्लांट था, यंग प्लांट, ये इसकी रूट्स है और ये इसका शूट का पोर्शन। इतनी बात सबको दिख रही है ना, सबको दिख रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें से एक और छोटी छोटी बड आ गई। कभी भी बड का मतलब क्या होता है, बड का मतलब होता है एक ऐसी आउटग्रोथ, एक प्रोट्रूबरेंस जहां पर डिवाइडिंग सेल्स एक साथ रखे हों। अब आप खुद सोचो कि मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर है, सरफेस है, यहां पर एक बैग बना और उस बैग के अंदर क्या प्रेजेंट है, उस बैग के अंदर प्रेजेंट है डिवाइडिंग सेल। ये डिवाइडिंग सेल कलेक्ट हो गए तो ऑब्वियसली ये कुछ आउटग्रोथ जैसा, उभार जैसा दिखेगा, बस इसे ही हम क्या कह देते हैं, बड कह देते हैं। और ये आगे जाकर पूरा एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाने की योग्यता रखती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, बाय रूट्स। एग्जाम्पल क्या है, गुआवा, पॉपुलस एंड डाल्बेरिया। Similarly, fleshy adventitious root also take part in vegetative propagation, जैसे कि स्वीट पोटैटो में होता है, दालिया में होता है, एस्पैरागस में होता है। यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसमें पहला जो है यानी कि रूट से अगर कोई एडवेंटिशियस बड बन जाए और वो ग्रो होने लग जाए एक न्यू प्लांट में, तो उसे हम कह देते हैं दैट इट इज टेकिंग प्लेस नेचुरली, इट इज द फॉर्म ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर मैं आपको इसे एक फॉर्मेट के फॉर्म में याद कराना चाहूं तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास थी रूट पोर्शन में से इसके एडवेंटिशियस पार्ट में, इसके पास एडवेंटिशियस रूट है या फिर इसके पास कोई बड है और वो बड एक न्यू प्लांट में अगर ग्रो होने लग जाए, कौन ग्रो होने वाला है, बड। सीड से ग्रो नहीं हुआ ये प्लांट, हमेशा प्लांट सीड से ग्रो होता है ना, तो ये सीड से नहीं हुआ, ये हुआ बड से। बड से अगर न्यू प्लांट ग्रो होने लग जाए, वो भी किससे, फ्रॉम दी रूट्स, बाय रूट्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये अपने आप हुआ, आपने और मैंने तो कराया नहीं, तो बस इसीलिए हम इसे कह देते हैं दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसे हम क्या कह देते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नोटेड डाउन, डन, ओके। अब हम आगे चलते हैं, ये तो हमने खत्म कर लिया। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, गुआवा है, स्वीट पोटैटो है, दालिया है, एस्पैरागस है। तो आप जो भी एग्जाम्पल याद रखना चाहें कम से कम 2, 3, 4 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। ठीक है, डन, ये वाला, ओके। नेक्स्ट वी हैव इट इज गोइंग टू ग्रो बाय द स्टेम। अब वेजिटेटिव पार्ट में स्टेम, लीफ और रूट तीनों आते हैं, मैंने कहा था। तो स्टेम से कैसे होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो है वो स्टेम से भी हो जाता है। दे मॉडिफाई वेरियसली टू गिव राइज न्यू प्लांट। स्टेम में मॉडिफिकेशन हो गया और न्यू प्लांट बन गई, तो हमने कह दिया इट इज टेकिंग प्लेस बाय द स्टेम। सिमिलरली अगर अंडरग्राउंड स्टेम है तो अंडरग्राउंड स्टेम जैसे कहां पर देखी जाती है, पोटैटो में देखी जाती है, आपको दिख रही है, अंडरग्राउंड होती है। वेरियस अंडरग्राउंड स्टेम्स आर गिवन बिलो। कौन कौन सी है, पहली है ट्यूबर। अब ये हमने वहां नहीं पढ़ा था, और पढ़ा था तो अच्छे से नहीं पढ़ा। ट्यूबर क्या है, एक स्वोलन अंडरग्राउंड पोर्शन है स्टेम का। मतलब हमेशा जैसे बड होती है ना, तो बड में कुछ पोर्शन आपको ऐसा दिखता है उभरा हुआ जिसमें सेल्स होंगे डिवाइडिंग, बस इसी तरीके से यहाँ पर एक स्वोलन पोर्शन होता है। अब स्वोलन पोर्शन के अंदर क्या प्रेजेंट है, डिवाइडिंग सेल का ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए तो वो स्वोलन है। और इसमें क्या होगा, अंडरग्राउंड स्टेम में देखा जाता है बियर बड ऑन आई और नोड। अब पोटैटो में जो वो आपको ग्रो होता हुआ दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। ये वाली आई नहीं, वो वाली आई भी नहीं जो घर में होती है, वो वाली आई जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकता है। ईच बड में ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन प्लांटेड। पोटैटो और आर्टिचोक में ऐसा देखा जाता है। यानी कि आप देखो इस पे आपको ये दिख रहा है, ये एक केपेबल है कि ये नया प्लांट ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो ये पोटैटो में बहुत आसानी से देखने को मिलता है। नोटेड डाउन, डन, ओके। नेक्स्ट वी हैव राइजोम। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि स्टेम में से कैसे कैसे ग्रो होगा। तो हमने पढ़ लिया ट्यूबर, अब हमारे पास आता है राइजोम। राइजोम हमने प्लांट वाले सेक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। राइजोम होता है एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर कैसे, ग्राउंड के अंदर ये है सॉइल,
इसमें ये राइजोम, अब राइजोम है, राइजोम के पास कैपेबिलिटी है कि वो ऊपर जाकर के एक शूट का पोर्शन बना लेगी और नीचे प्लांट का पोर्शन बना लेगी, लेकिन कहाँ रहेगी, सॉइल के नीचे। अंडरग्राउंड स्टेम होती है जिसके पास बड्स या फिर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, हमेशा ऐसे ही तो होता है ना, नोड्स और इंटरनोड्स। अब सिमिलरली देखो, जैसे एक नोड इसके पास कहाँ रहा होगा, अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, एक नोड इसके पास यहाँ रहा होगा, एक मान लो यहाँ है, एक मान लो यहाँ है, तो यहाँ से भी ऐसे ही होगा, नीचे ये रूट ग्रो कराएगी, ऊपर ये शूट ग्रो कराएगी, नीचे ये रूट ग्रो कराएगी, ऊपर ये शूट ग्रो कराएगी। इस तरीके से अंडरग्राउंड रह करके अपने पास ये हैं इसके नोड्स, जहां से ये नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करवा देती है। ऐसा किसमें देखा जाता है, बनाना में, जिंजर में, एस्पीडियम में, सब में कौन सा प्रोसेस होता है, राइजोम का। नेक्स्ट आता है बल्ब्स। तो बल्ब्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड टाइप ऑफ शूट होते हैं जिसमें अपाइकल एंड एक्सिलरी बड्स दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट। अब बड को मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, हालांकि आपने ये सब मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी प्लांट की जब पढ़ी है तो पढ़ा है कि बड क्या होता है, यहां पर सॉइल है, यहां पर उसकी एक प्लांट ले लेते हैं, ये उसके रूट्स, ठीक है। अब ये है इसका लीफ, ये है लीफ, ठीक है, ये है लीफ, ठीक। अब इसमें कभी कभी आपने देखा होगा यहां पर कुछ आपको ग्रोथ टाइप का पोर्शन दिखता है, यहाँ पर भी ग्रोथ टाइप का पोर्शन दिखता है और एक यहाँ पर भी बड होती है। तो ये जो लीफ और स्टेम के बीच का पोर्शन होता है, यानी मैं बात कर रही हूँ ये वाले पोर्शन की, ये वाले पोर्शन की, इस पोर्शन को हम कहते हैं एक्सिल पोर्शन, और यहाँ पर जो बड ग्रो होती है उस बड को हम क्या कह देते हैं, एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। और जो टिप पर होती है उसे हम कहते हैं अपाइकल बड। तो यहां से भी कभी कभी दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो हो जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एट बल्ब्स, बल्ब्स में, ठीक है, बियरिंग अपाइकल एक्सिलरी बड दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट। ऐसा किसमें देखा जाएगा, नार्सिसस में, अनियन में और गार्लिक में। तो ये एग्जाम्पल किसमें जाएगा, ये जाएगा हमारे बल्ब्स में। जहां पर भी आप बल्ब्स के बारे में लिख के रख रहे हो वहां पर ये डायग्राम जरूर बना लेना, इसे मार्क कर लेना और एग्जाम्पल लिख लेना गार्लिक, ठीक है, गार्लिक, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्स। तो कॉम्स क्या होते हैं, बड विच स्प्राउट फ्रॉम द न्यू प्लांट। न्यू प्लांट जो है वो बन जाएगा कॉम से, जो कि देखो किसमें देखा जाता है, अनियन में। तो क्या होता है, कॉर्कोस, कोलोकेसिया एंड फ्रेसिया में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, इस पूरे को अगर हम जमीन में लगा दें, सॉइल में लगा दें, तो यहाँ से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, नया प्लांट ग्रो हो जाएगा और यहाँ नीचे रूट ग्रो हो जाएगी। दैट इज व्हाट इज अबाउट दी कॉर्म्स, ठीक है। कॉर्म्स में कुछ नहीं होता। अच्छा, कॉर्म्स की ना एक और स्पेशलिटी होती है, वो क्या होती है कि जैसे विंटर सीजन हुआ, कोई अनफेवरेबल सीजन हुआ, तो कॉर्म्स एक ऐसा हिस्सा होता है प्लांट में या किसी भी स्ट्रक्चर में प्लांट के, जो उसे न्यूट्रिशन अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोवाइड भी कर सकता है और नए प्लांट में ग्रो भी हो सकता है। तो कॉर्म ऑल्सो provides nutrition या nourishment, proper nourishment at the nourishment at the time of winter, या फिर आप कह सकते हो कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन। और यहीं से ये नए ऑर्गेनिज्म में भी ग्रो हो जाते हैं। नोटेड डाउन, नोट कर लीजिए इतना पोर्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, सब एरियल स्टेम की। सब एरियल स्टेम को हम कहते हैं क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग स्टेम मतलब भाई है तो वो एरियल पार्ट, यानी कि हवा में ही है, लेकिन फिर भी जमीन का सहारा उसे लगेगा। मतलब ये है कि वो जो स्टेम होगी वो कैसी होगी, या तो रनर होगी या स्टोलोन होगी, यानी ऊपर की तरफ रहेगी लेकिन बीच बीच में वो सॉइल को टच करती रहेगी। मतलब ऐसे कि अगर हम बोलें कि ये वाली हमारी रनर है, इफ दिस इज runner
एंड इफ दिस इज स्टोलन, तो आपको मैं दोनों में अंतर बताती हूं कि कैसा दिखेगा, ठीक है। रनर में क्या होगा, जो स्टेम होगी वो, सपोज करो ये हमारा सॉइल का पोर्शन है, ये सॉइल का पोर्शन है और यहां पर ये सॉइल का पोर्शन है, ठीक है। दिस इज सॉइल ओवर हियर एंड दिस इज द सॉइल ओवर हियर, ठीक है। इस पे लिख देती हूं सॉइल, ठीक। तो आपने वो देखिए बेल चलती है, तो वो कैसे चलती है, देखो यहां पर रूट्स होंगी, ठीक है, यहां से ये ऐसे ऐसे पूरी सॉइल में फैली हुई होगी, ठीक है। और यहीं पे इसमें बीच बीच में इसके लीव्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से इसके लीव्स देखने को मिलेंगे। तो हर बार आप देखो स्टोलोन जो है, सॉरी रनर जो है, अगर ये सॉइल है तो तीनों स्टेम जैसे पोर्शन इसके सॉइल पे ही पड़े हुए हैं, उसी में से स्टेम लीफ ग्रो हो जाती है ऊपर, उसी में से रूट नीचे ग्रो हो जाता है। लेकिन स्टोलोन में क्या डिफरेंस होता है कि स्टोलोन जो है वो इस तरीके की होती है, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, ये तो भाई इसकी रूट थी, ठीक है। अब इसकी जो एरियल स्टेम थी उसका मन किया, कभी कभी अब होता है ना, शॉर्ट हाइटेड प्लांट होते हैं तो उसकी स्टेम कभी कभी झूलते झूलते नीचे टच कर जाती है ग्राउंड से, शॉर्ट हाइटेड है, झूलते झूलते स्टेम नीचे ग्राउंड से टच कर गई, बस जहां टच कर गई है वहीं पर सॉइल में ये रूट ग्रो करा देगी। दोनों में अंतर पता चल रहा है, दोनों में अंतर ये है कि इसकी स्टेम ऊपर तो है जमीन से, लेकिन हवा में ही लेटी हुई है जमीन पे, वहीं से मन करता है ग्रो कर जाती है, पर ये कभी कभी इसके स्टेम से बीच में नीचे टच कर जाती है और ग्रो कर जाती है। दैट इज हाउ स्टोलोन इज गोइंग टू वर्क एंड दिस इज हाउ रनर इज गोइंग टू वर्क। और ये सब क्या है, दीज आर दी स्टेम, स्टेम से ग्रो होने वाले, बाय स्टेम, स्टेम से ग्रो होने वाले दो पोर्शन, एक को हम रनर बोलते हैं और एक को हम स्टोलोन बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको तभी याद रहेगा जब आप इस इमेज को अपने ध्यान में रखोगे। देखो क्या लिखा हुआ है, सी These stems creep over the surface of the soil, रेंगती हैं ये सॉइल के सरफेस पे, they creep over the soil surface. Various types of stem used in development of new plant are as follows. कौन कौन सी हैं, पहला हमारे पास रनर्स है। रनर्स जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं, नैरो होती हैं और ग्रीन हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होती हैं। ग्रीन हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस जो फैली हुई हैं जमीन पे, they develop at the base of the root from where new crowns are formed. और जहां पर ये टच ज्यादा कर रही होंगी, जहां है तो लेटी हुई जमीन पे, जहां ज्यादा टच कर रही होगी वहां से ये नया पार्ट ग्रो कर देगी। ऐसा कहां देखा जाता है, कोरिएंडर में, सेंटेला में एंड ऑक्सैलिस में। अगर आगे बढ़े और स्टोलोन की बात करें, ये तो हो गई रनर की बात, अगर हम स्टोलोन पर जाएं तो स्टोलोन की भी हॉरिजॉन्टल ब्रांच तो है, दैट आर्चेस अबव द ग्राउंड, मतलब ये एक आर्च बना लेती है। देखो ये आर्च बना लिया ना इसने, ग्राउंड में ये एक आर्च बना लेती है और बस जहां टच करती है वहां ग्रो करने लगती है। दे ऑल्सो हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबेरी में और वेलिसिनेरिया में ऐसा होता है। इन दोनों को नोट कर लीजिए, डन। इसके साथ में इसके सामने ये डायग्राम्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लीव्स। बहुत बार ऐसा होता है कि लीव्स के अंदर, जैसे मान लो कि ये हमारी लीफ है, ये हमारी लीफ है, ठीक है। अगर हम इसे थोड़ा और डार्कन करना चाहें तो ये हमारी लीफ का कहना चाहिए कि मार्जिनल पोर्शन है। दिस इज द मार्जिनल पोर्शन ऑफ द लीफ, अग्रीड, ये हमारा मार्जिनल पोर्शन है। और अगर हम इसका इनर पोर्शन देखेंगे तो इनर पोर्शन कौन सा वाला है, ये वाला इनर पोर्शन है। और लीफ में हमेशा क्या होता है, देखो, ठीक है। अब बोलोगे मैम आपने मार्जिन मार्जिन बोल बोल के मार्जिन का पोर्शन जो था वो तो ढक ही दिया। क्या करें यार, मन मर्जी की हूं मैं, मालूम है, सुनती उनती नहीं हूं। ठीक है, ऐसे ही होता है लड़कियों का, समझा नहीं सकता हमको कोई। मैम क्या बातें कर रही हो आप, लीफ है, मेरा मन कर रहा था ऐसे बनाने का,
चलो अब इसमें क्या हुआ कि इसकी ये मिड रिब है, ठीक है, ये इसकी मिड रिब है और ये इसके वेन्स है, ठीक, वेन्स है। और आपको याद होगा कि इसमें वेनलेट्स भी दिखने चाहिए, तो ये हमने वेनलेट्स बना दिए। ये वेनलेट्स हो गए, ठीक। अब इसमें होगा क्या, मार्जिनल पोर्शन पे, मार्जिनल पोर्शन कौन सा होता है, ये जो टिप का पोर्शन होता है, यहां मार्जिन के पोर्शन पे ग्रो होने लग जाती है, मार्जिन के पोर्शन पे ग्रोथ दिखने लग जाती है। बस यहीं से छोटे छोटे लीफ स्ट्रक्चर फिर से ग्रो होने लगते हैं, यहीं से एकदम छोटे छोटे लीफ के स्ट्रक्चर फिर से ग्रो होने लगते हैं, एकदम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स फिर से ग्रो होने लगते हैं। तो अगर ऐसा कहीं हो कि लीफ के मार्जिनल पोर्शन से नई लीफ ग्रो होती हुई दिख जाए तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय वेजिटेटिव, वहां से बोलोगे मैम दिख नहीं रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। और ऐसा कहां देखा जाता है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जिसके ऊपर PYQ भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल है इसका ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की लीव्स में ये देखा जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो कहां पर होने वाला है, लीव से होने वाला है, एग्जाम्पल ब्रायोफिलम में। और होता कहां पर है, एट दी, ये कौन सा पोर्शन है, दिस इज दी मार्जिन, मार्जिन ऑफ लीफ, और ये क्या है, न्यू प्लांट ग्रोथ, नया प्लांट यहां से ग्रो होता हुआ मिल जाएगा। बस इतना याद रखोगे, लीफ वाला पोर्शन याद रहेगा, नोट इट डाउन, लिख लीजिए इसको, डन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, इसे एक बार रीड तो करना पड़ेगा। सो देखो क्या क्या है इसमें, लीफ ऑफ मेनी प्लांट पोजेस एडवेंटिशियस बड, एडवेंटिशियस बड दिख रही है, देखो यहाँ पर भी इमेज में दिख रही है, वहां से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसमें देखा जाता है, बेगोनिया में, ब्रायोफाइलम में और सेंटोपिलम में। मतलब अब आपको, आपके ऊपर है आपको कौन सा एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। जो ब्रायोफिलम है ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आता है, ये पूछा जाता है, ठीक है, नोट इट डाउन, ऑलराइट, ये हो गया, डन। नेक्स्ट है हमारे पास बल्बल्स। बल्बल्स क्या होते हैं, ये बल्बल्स के नाम से ही हमें समझ में आता है कि कुछ फ्लैशी सी बड होगी, फ्लैशी सी बड होगी। बड अगेन कंटेन्स दी ग्रोइंग सेल्स, तो एक फ्लैशी बड, मल्टी सेल्यूलर फ्लैशी बड होती है, बड होती है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सिल ऑफ फोलिएज लीव्स इन प्लेस ऑफ एक्सिलरी बड। एक्सिल पोर्शन कौन सा वाला पोर्शन होता है, एक्सिल पोर्शन होता है, ये लीफ है, ये रूट है, ये स्टेम है, स्टेम पे और भी लीफ है। एक्सिल वाला पोर्शन कौन सा होता है, एक्सिल पोर्शन इज दिस पोर्शन, दिस ट्राइंगल बिटवीन द लीफ एंड द स्टेम, लीफ बेस और स्टेम के बीच में जो होता है उसको हम कहते हैं एक्सिल पोर्शन, ठीक है। इस जगह पर कभी कभी एक स्वोलन पोर्शन बड की तरह दिखने लगता है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सिल ऑफ फोलिएज लीव इन प्लेस ऑफ एक्सिलरी बड। यहां पर एक्चुअली एक्सिलरी बड आनी चाहिए थी, उसकी जगह ये बल्बल आ गई और वहां से दिस ग्रो एंड फॉर्म न्यू प्लांट, दे शेड फॉल ऑफ ऑन द ग्राउंड। यहां से जब ग्रो होगा, छोटा छोटा एक प्लांट के फॉर्म में ग्रो होने लगेगा, एक प्लांट के फॉर्म में ग्रो होने लगेगा इस तरीके से, और यहां से ये बड थी, ये फिर डिटैच हो जाएगी और नए प्लांट में ग्रो हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज बल्बल्स। और उसके बाद ट्यूराइन्स क्या होता है, ट्यूराइन होता है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फ्लैशी बर्ड, ये भी एक फ्लैशी बर्ड है दैट डेवलप इन एक्वाटिक प्लांट। ये जो है ये बल्बल किस में देखी जाएगी, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, टेरेस्ट्रियल लैंड पे मिलने वाले प्लांट्स में। लेकिन फ्लैशी बर्ड, लेकिन वही फ्लैशी बर्ड अगर एक्वेटिक में प्रेजेंट है तो वो है ट्यूराइन्स, इट इज प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स। कहां प्रेजेंट है, एक्वेटिक प्लांट में। तो देखो यहां पर जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे ही होती है, ये वाला पोर्शन,
ठीक है। अब होगा क्या इसमें, दे आर स्वोलन एंड कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल, स्वोलन होते हैं, इनके पास रिजर्व फूड मटेरियल भी है नरिशमेंट के लिए, जैसे कि कॉर्म्स में हमने देखा था, ड्यूरिंग दी स्प्रिंग इट फॉर्म्स न्यू प्लांट फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्प्रिंग सीजन में नया प्लांट ग्रो कर देती हैं। पोटामोगेटॉन एंड आर्टिकुलेरिया आर दी एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो ये थोड़ा थोड़ा उसी के जैसा है, कॉम जैसा है, लेकिन हाँ स्वोलन पोर्शन अलग है। और बड में हमेशा डियर स्टूडेंट स्वोलन पोर्शन इसलिए मिलता है क्योंकि ग्रोइंग सेल्स होते हैं, नरिशिंग टिश्यू होता है, नरिशमेंट वाला पोर्शन उसके अंदर प्रेजेंट होता है, फूड मटेरियल। नोटेड डाउन कर लिया, ओके। नेक्स्ट वी हैव आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वाले तो हमारे हो गए, आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, दीज आर मैन मेड मेथड्स, मैन मेड मेथड। सबसे पहले नंबर पे ये वो मेथड है जो हमने बनाए हैं हमारे लिए, और हमारे लिए पता है सबसे अच्छा, बढ़िया, सबसे इजी मेथड, आप खुद दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। देखो प्लांट जो है वो नेचुरली अपनी अपनी कभी बड बना ले रहा था, कभी बुलबुल बना ले रहा था, कभी वो क्रोम बना ले रहा था, और कभी वो क्या करता है कि लीफ में से ग्रो कर देता है, कभी एडवेंटिशियस रूट के पास बड बना लेता है, कभी एक्सिलरी पोर्शन में बड बना लेता है, सारी चीजें ठीक है। हम कैसे ग्रो करें, बस जो बड उसने बनाई है सबसे इजी तरीका वो है, उसको तोड़ के ले आओ, जमीन में लगा दो, मालूम है हमें कि वो तो ग्रो करेगी ही करेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इन पोर्शन को यूज कर लेते हैं, स्पेशल वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं ना उन्हीं को यूज कर लेते हैं, यूज करके उसी से प्लांट ग्रो करा देते हैं। सबसे पहला तरीका तो हमारा यही है। तो आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड पार्ट ऑफ सोमैटिक बॉडी ऑफ प्लांट इज यूज्ड टू डेवलप न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट। हमने प्लांट की बॉडी, और वो भी सोमैटिक बॉडी, मतलब कि रिप्रोडक्टिव वाले हिस्से छोड़ दो, वो फ्लावर के अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है उसको छोड़ दो, उसके अलावा अगर हम किसी पोर्शन में से बॉडी का टिश्यू निकाल लें, बॉडी का कोई स्ट्रक्चर ले लें और उससे नया प्लांट बनाएं, तो वो हमारे द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। अब इसमें सबसे पहले आता है यूज ऑफ स्पेशल वेजिटेटिव पार्ट। तो बहुत सारे प्लांट्स में दे आर मल्टीप्लाइड वेजिटेटिवली बाय यूजिंग देयर स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। इनके स्पेशल स्ट्रक्चर हमने यूज कर लिए, जैसे हमने ट्यूबर को ही यूज कर लिया। तो ट्यूबर को हम कहाँ यूज करते हैं, स्वीट पोटैटो में और दालिया में, ठीक है। इसके बाद हमने कॉर्म को यूज कर लिया, ठीक है। कॉर्म को हम कहाँ यूज करते हैं, क्रोकस में, कोलोकेशिया में और ग्लैडियोलस में। कोलोकेशिया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको कभी भूलना ही नहीं है। कोलोकेशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। देन बल्ब हमने ले ली, सीधे उससे ग्रो करा दिया। बल्ब कहाँ मिलेगी, गार्लिक में और अनियन में। पार्ट ऑफ राइजोम ले लिया, बनाना में और जिंजर में। ट्यूबर ले लिया, उससे ग्रो करा दिया पोटैटो में। बल्बिल ले लिया, उससे ग्रो करा दिया पाइनएप्पल में। यानी जो पार्ट ऑलरेडी स्पेशलाइज थे कि आगे जाकर नया प्लांट बना सकते हैं, हम सीधे गए, हमने वो पार्ट लिया और उससे नया प्लांट लगा दिया। सो दैट इज हाउ द इजीएस्ट मेथड ऑफ ऑल। सबसे इजी मेथड तो यही है, ठीक है। नोट करो पहले इसको कि इसमें हमने क्या क्या लिया है। पहले नंबर पे हमने ले लिया रूट का ट्यूबर, रूट का ट्यूबर। दूसरे नंबर पे हमने ले लिया कॉर्म, कॉर्म के अलावा हम ले सकते हैं स्टेम का ट्यूबर, स्टेम का ट्यूबर, ठीक है। इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, बल्बिल ले सकते हैं, बल्बिल ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, तो बल्ब ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ तो नहीं बचा, कॉर्म हो गया, बल्ब हो गया, हाँ राइजोम बच गया, राइजोम भी ले सकते हैं हम, इसका राइजोम ले लिया। मतलब हमने डायरेक्ट इन स्ट्रक्चर्स को यूज करके प्लांट की ग्रोथ करा दी। नोटेड डाउन, ये लिस्ट होनी चाहिए कि हमने कैसे कराया, ठीक है। पर इतने में इंसान संतुष्ट नहीं होता, तो फिर अपना दिमाग लगाता है और क्या करता है, कटिंग का प्रोसेस है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले तो हमने वो पार्ट ले लिया जो प्लांट दे सकता था, उसी से उगा लिया। सेकेंड स्टेप पे बढ़े, कटिंग करना चालू करी। कटिंग में हम क्या करते हैं, स्मॉल पीस ऑफ एनी प्लांट पोर्शन पार्ट, ठीक है। स्मॉल पोर्शन लिया किसी भी प्लांट पार्ट का, दैट इज स्टेम, रूट या लीफ, कुछ भी हो सकता है, उसका पार्ट लिया और उसी से वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर करी तो उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, कटिंग बोल रहे हैं। कैसे किया, पहले हम रूट कटिंग कर देते हैं। रूट कटिंग में हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा सेगमेंट लेते हैं रूट का, उसको यूज करके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रूट ले जा करके रूट लगा दी, उसी में से ग्रो हो गया। सो दीज सेगमेंट मस्ट हैव एबिलिटी टू फॉर्म एडवेंटिशियस रूट एंड एडवेंटिशियस बड। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल रेस्पबेरी और लेमन्स में ऐसा देखा जाता है। हमने क्या करा कि ये हमारा प्लांट है, ठीक है, इसकी ये रूट्स हैं, तो हमने सीधे रूट को कट कर लिया, रूट को कट करके हमने कहाँ लगा दिया है, हमारे सॉइल में, वहां से फिर नया प्लांट ग्रो कर जाए। जरूरी ये है कि हम ये प्रोसेस उन्हीं प्लांट में कर सकते हैं जिसके रूट पोर्शन में प्रेजेंट हो बड, ताकि वो नया ऑर्गेनिज्म बना सके। कहां देखा जाएगा, रास्पबेरी और लेमन में। सबसे पहले तो इसे नोट डाउन कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टेम कटिंग। अब हमने रूट तो कट कर ली थी, अब हम कर लेंगे स्टेम को कट। तो हम क्या करते हैं कि 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टेम का सेगमेंट कट करके निकाल लेते हैं, उसे लगा देते हैं सॉइल में, लेकिन दो चीजों को यूज करके। हम इसमें यूज करते हैं NaA और IBA। ये क्या होते हैं, NaA इज नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये जो IBA है ये क्या है, IBA is indole butyric acid, indole actually it is indole 3 butyric acid, ठीक है। ये दो एसिड हम यूज करते हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्या जरूरत है कि हमको NaA भी चाहिए और IBA भी चाहिए। ये जो एसिड्स होते हैं इनकी मदद से ग्रोथ प्रमोट हो जाएगी और जल्दी प्लांट जो है वो ग्रो कर सकेगा। तो NaA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और IBA इज इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, इन्हें यूज करके हम स्टेम का पोर्शन लगा देते हैं और फिर उसमें से नया प्लांट ग्रो हो जाता है। दैट इज व्हाट इज डन इन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कटिंग। So these are 20 to 30 centimeter long segments of stem. They are first induced for root production. इनमें हम कोशिश करते हैं कि पहले रूट प्रोड्यूस हो जाए by using NaA और IBA। ये दोनों मैं बता चुकी हूँ, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसे डेफिनेटली मार्क करके लिख लेना। ऐसा कहाँ होता है, रोज में होता है, क्लेरोडेंड्रॉन में होता है और ड्यूरेंटा में होता है। लिख लीजिए, इसको नोट करिए। डन, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, आई होप सबने लिखा होगा सही। NaA इज नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, नाम लिखो कमेंट में, NaA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, IBA इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। डन, ये आपका कमेंट में आज का काम रहेगा, तो हमें ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लेयरिंग। लेयरिंग तो भाई सबसे इजी मेथड है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इनने क्या किया है, ये एक पेरेंट प्लांट था, ये बड़ा वाला जो है ये पूरा पेरेंट प्लांट है, इसकी स्टेम को यहाँ टिकाया, सॉइल में लगाया और ऊपर से नया प्लांट ग्रो हो गया। इसकी स्टेम को यहाँ ले गए, सॉइल में लगाया, ऊपर से नया प्लांट ग्रो हो गया। तो यहाँ पर हम इस पोर्शन ऑफ स्टेम का काम है जो नया प्लांट ग्रो करवाएगा। देखो होता क्या है, इन दिस मेथड एडवेंटिशियस रूट्स आर इंड्यूस्ड ऑन अ स्टेम व्हाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट। स्टेम को ना अलग किया ना रूट को अलग किया, अटैच थी स्टेम अपने प्लांट से, और वहां पर क्या होता था, वो खुद से होती थी स्टोलोन में। यहां पर हमने क्या किया, हमने इसको बेंड करा के जमीन में लगा दिया। तो इससे क्या होगा, मिडिल पार्ट ऑफ सॉफ्ट बेसल ब्रांचेस डिफोलिएटेड एंड स्लाइटली इंजर्ड। तो मिडिल पार्ट जो है उसमें थोड़ा सा इंजरी तो होगी ना अगर आप उसे बेंड करके लगाओगे, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज पेक्ड इन दी सॉइल टू डेवलप एडवेंटिशियस रूट। हम उसको सॉइल में दबा देते हैं ताकि वहां से एडवेंटिशियस रूट निकल आए। सो द पेक्ड डाउन ब्रांच ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड लेयर, और इसको हम कहते हैं कि ये लेयर है, यानी कि यहां पर लेयर कौन है, दिस एंड दिस पोर्शन आर लेयर्स। इनको हम क्या कहते हैं, लेयर्स। लेटर ऑन दिस ब्रांच इज सेपरेटेड एंड प्लांटेड। फिर हम इस ब्रांच को इससे सेपरेट कर देंगे और नया प्लांट
के फॉर्म में अलग से इसे लगा देंगे। दैट इज व्हाट इज डन इन दी लेयरिंग। लेयरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम बस यही है कि हमने बेंड कर दिया स्टेम को, कुछ भी कट नहीं किया, सीधा का सीधा स्टेम लगा दी, वहां से वो रूट ग्रो कर लेगा। और कौन सी रूट ग्रो करेगा? एडवेंटिशियस रूट, द रूट विच इज नॉट एक्चुअली ग्रोइंग फ्रॉम वेयर द रूट ग्रोज, अपार्ट फ्रॉम दैट पोर्शन, वो प्लांट के नीचे वाले पोर्शन को छोड़ के कहीं और से अगर ग्रो हो जाए तो हम उसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, और वही हुआ है। डन, नोटेड डाउन। पिक्चर्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप उससे बनाकर याद रखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट वी हैव इज लेयरिंग के टाइप्स। तो लेयरिंग के टाइप्स यहां पर आपको बहुत अच्छे से दिख रहे हैं इस इमेज में। पहला होता है टिप लेयरिंग। टिप लेयर में क्या करते हैं, जो टिप होती है ना ब्रांच की, देखो यहां पर टिप लेयरिंग कहां है, ये है। इसमें क्या किया कि हमारे पास ये एक प्लांट था, ठीक है, ये इसकी रूट थी, ये सॉइल है, तो हमने क्या करा, ये इसका टिप वाला पोर्शन है ना, इस टिप वाले पोर्शन को हमने सॉइल में लगा दिया, ठीक है। अब उस टिप वाले पोर्शन में से नीचे की तरफ रूट और ऊपर की तरफ शूट ग्रो होना चालू हो जाएगी। दैट इज व्हाट डन, मतलब हमने इसमें जो हमारी स्टेम है उसके टिप पोर्शन को झुकाकर जमीन में लगा दिया, वहां से ग्रो हो गई। सो इन दिस मेथड ओनली द टिप ब्रांच इज पेक्ड डाउन इन द सॉइल, टिप को हम सीधे सॉइल में लगा देते हैं। सो इट इंड्यूसेस रूट फॉर्मेशन एंड लेटर ग्रो ऑफ द शूट टिप्स। पहले रूट ग्रो करने लगेगी, देखो पहले रूट ग्रो कर रही है, तो इसका एक एक डायग्राम इसके साथ में बनाते जाना, ठीक है। हमने क्या किया, ये हमारा एक प्लांट था, ठीक, ये इसकी रूट्स है, ठीक है, और ये इसकी दूसरी स्टेम है, ये इसकी स्टेम है, और इस स्टेम को ही हमने क्या करा, स्टेम को ही हमने जमीन में लगा दिया। तो इसके टिप वाले पोर्शन से, इस पोर्शन से क्या होगा, रूट ग्रो होने लग जाएगी और फिर शूट भी ग्रो होने लगेगा धीरे धीरे। दैट इज व्हाट इज डन इन दी टिप लेयरिंग, दिस इज टिप लेयर, ठीक। सेकेंड में हमने क्या किया, हमारे पास कंटिन्यूअस या फिर ट्रेंच लेयरिंग है। कंटिन्यूअस या ट्रेंच लेयरिंग, हमने ये पूरा प्लांट ऐसे था, ये इसकी ब्रांचेस है टिश्यू स्टेम की, ठीक है, हमने इस प्लांट को ऐसे लगा दिया सॉइल में। ये प्लांट अभी ऐसे था, हमने गिरा के इसको सॉइल में लगा दिया। अब हर पोर्शन में से एक एक स्टेम ग्रो हो जाएगी, मतलब एक एक रूट और स्टेम निकलने लगेगी। तो होगा क्या, इन दिस टाइप ऑफ ब्रांच इज पेक्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अगर ये हमारा सॉइल का पोर्शन था, ठीक है, ये हमारा अगर सॉइल का पोर्शन था, इसमें प्लांट जो है वो ऐसा होना चाहिए था, तो इसकी बजाय हमने क्या कर दिया, प्लांट को लिटा दिया, प्लांट को लिटा दिया, और ये इसकी स्टेम्स है, ठीक है। अब इसमें से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, इसमें से यहाँ पे रूट्स ग्रो हो गई, यहाँ पे रूट्स ग्रो हो गई, जहां जहां नोड था, और नया प्लांट इस तरीके से ग्रो होने लगेगा। दिस इज व्हाट हैपेंस इन दी ट्रेंच और कंटिन्यूअस। सो दिस इज ट्रेंच और कंटिन्यूअस लेयरिंग, ठीक, वो हो गया हमारा टिप लेयरिंग। फिर आता है, अच्छा ये किस में देखा जाता है, एप्पल और पियर में। फिर आता है हमारा सर्पेंटीन लेयरिंग। सर्पेंटीन लेयरिंग यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है सर्पेंटीन लेयरिंग। टिप लेयरिंग में हमने स्टेम की टिप को लगाया था, सर्पेंटीन लेयरिंग में हम स्टेम को बीच बीच में से लगा देंगे। तो द बेसल ब्रांचेस पेक्ड एट दी सेवरल प्लेसेस, कई सारी प्लेसेस पे, सो एज टू फॉर्म मेनी प्लांट्स। यानी यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा सॉइल का पोर्शन है, यहाँ पर हमारा प्लांट कौन है, ये हमारा प्लांट है, ये हमारा प्लांट है। अब इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं, इस तरीके से कई सारी ब्रांचेस हैं। तो जो सबसे नीचे वाली ब्रांच होगी उसको हम ऐसे सेवरल जगह पर इस तरीके से लगा देंगे। तो अब इसमें से क्या होगा, हर जगह जहां जहां ये सॉइल में होगी स्टेम, वहां वहां से रूट्स ग्रो होने लगेंगी, ठीक, और फिर वहीं से आगे जाकर एक नया लीफ या शूट की शुरुआत होने लगेगी। तो दिस इज कॉल्ड एज सर्पेंटीन लेयरिंग। इसको हम क्या कहते हैं, सर्पेंटीन लेयरिंग। ठीक है, एंड दिस वॉज, अगर ये अच्छे से नहीं दिख रहा हो मैं इसे फिर से लिख देती हूं, दिस वॉज टिप
लेयरिंग। दिस वाज टिप लेयरिंग। ये तीनों बातें समझ में आ गई, नोटेड डाउन, डायग्राम जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है माउंड लेयरिंग। तो माउंड लेयरिंग में क्या हुआ, देखो यहां पर माउंड लेयरिंग दिख रहा है, ये वाला माउंड लेयरिंग में हम सॉइल का एक माउंट जैसा बनाकर उसमें स्टेम को लगाएंगे। तो माउंड लेयरिंग में क्या होता है कि शूट इज pruned and its lower portion is covered by soil in the form of mound। जो लोअर पोर्शन है, इस लोअर पोर्शन को देखो हमने यहाँ पर इतनी पूरी सॉइल डाल दी, ये दिख रहा है ऊपर का ये सॉइल का बम्प डाल दिया, ठीक, लोअर पोर्शन में। आफ्टर सम टाइम्स इट डेवलप्स नंबर ऑफ शूट, अमंग दीज द रूटेड वंस आर सेपरेटेड एंड प्लांटेड। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारा सॉइल का पोर्शन था, इसमें ये हमारा सॉइल का पोर्शन था, ठीक है। इसमें हमारा प्लांट कहाँ है, प्लांट हमारा ये है, ये प्लांट है, ठीक है। अब इसमें हमने एक हीप ऑफ सॉइल डाल दिया, पूरा हमने ये वाला सॉइल डाल दिया, ऐसे पूरा ये सॉइल है। और अगर इतना पोर्शन आप सॉइल से कवर कर दोगे ना, तो ये आगे जाकर बहुत सारी ब्रांचेस ग्रो कर देगा। सो इट ग्रोज सेवरल ब्रांचेस, एक ब्रांच ये आ गई, 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 एक ब्रांच ये आ गई। अब जिस ब्रांच के पास रूट प्रेजेंट होगी उसको हम अलग निकाल लेंगे। अगर इसके पास सपोज रूट है तो हमने इसे अलग निकाल लिया, और ये इसकी ब्रांच है, और इसे अलग से हम सॉइल में लगा देंगे। दिस इज माउंड लेयरिंग। दिस इज माउंड लेयरिंग, ठीक। नेक्स्ट आता है, अच्छा किसमें देखा जाएगा, गूसबेरी में एंड क्यूरेंट में। नेक्स्ट आता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग कहाँ दिख रहा है हमको, इस पे देखो, ये सबसे ऊपर की तरफ ये दिख रहा है। एयर लेयरिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो स्टेम आपको ब्राउन कलर की दिख रही है, ये स्टेम के ब्राउन कलर में बीच में से थोड़ा सा इसका बार्क वाला जो डेड पोर्शन होगा वो हम कट करके निकाल लेते हैं, मतलब छील लेते हैं इसको। जैसे हम घर में पोटैटो छीलते हैं ना, ऐसे बीच में से थोड़ा सा इसे छील दिया, तो क्या होगा, अंदर पूरा लिविंग वाला टिश्यू दिखने लगेगा। उस लिविंग वाले टिश्यू में से फिर रूट जैसा ग्रो होने लग जाएगा। तो एयर लेयरिंग के मेथड में 3.5 सेंटीमीटर रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव्ड। मतलब अगर ये हमारी स्टेम है, इतनी मोटी स्टेम है, तो इसमें से अगर मैं इसे कलर कर दूं, ठीक है, अब देखना हम इसमें से करेंगे क्या। ठीक, अब इसमें से हम कट कर लेते हैं 3.5, बीच में से इतना पोर्शन हमने कट कर लिया, इतनी थिकनेस हमने हटा ली। बीच में हमारे पास छोटा सा पोर्शन बचा होगा, जब हम इतनी थिकनेस कट कर लेंगे तो बीच में हमारे पास अब क्या बचेगा, बहुत छोटा सा थिन पोर्शन बचेगा, ठीक है। इस थिन पोर्शन में हम क्या करेंगे, देखो 3.5 सेंटीमीटर रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव्ड। हमने ये बार्क की एक रिंग रिमूव कर दी और चारों तरफ से रिमूव करी है। फ्रॉम द बेस ऑफ एन एरियल शूट दिस एरिया इज कवर्ड बाय थिक प्लास्टर ऑफ ग्राफ्टिन क्ले। अब यहां पर हमने क्या लगा दिया, थिक प्लास्टर लगा दिया ग्राफ्टिन क्ले का, ठीक है। अब क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ हे, काउ डंग, क्ले, वाटर विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ रूट प्रमोटिंग हार्मोन। इसमें सब कुछ प्रेजेंट है, मतलब क्ले भी है, मॉइस्चर भी है, हार्मोन भी है, तो ऑब्वियसली इस जगह से कुछ ना कुछ ग्रोथ होने लगेगी। हार्मोन के नाम पे हम क्या डालेंगे, NAA और IBA, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटाइरिक एसिड, वो उसके साथ हमने ये डाल दिया। अब इट देन रैप्ड इन पॉलिथीन, और इसको पॉलिथीन से रैप कर दिया। लेटर ऑन हमें नजर आएगा कि इसमें से धीरे धीरे रूट्स ग्रो होने लग गई हैं, ठीक है, धीरे धीरे इसमें से ग्रोथ दिखने लगेगी। तो दैट इज व्हाट इज डन इन एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में बीच में एयर में से थोड़ा सा पार्ट जो रूट का है उसी से हमने कोशिश करी है नया प्लांट बनाने की। यहां पर लेयरिंग हो गई खत्म। अब आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग तो सबसे इजी मेथड है। हमारे पास एक ये वाला प्लांट है, एक ये वाला प्लांट है। मैं इसको दूसरा कलर ले लेती हूँ। दिस इज वन प्लांट एंड दिस इज सेकेंड प्लांट। मतलब एक प्लांट मेरे पास कौन सा वाला है, एक है ये वाला प्लांट, ठीक है।
और दूसरा मेरे पास कौन सा है, दूसरा है मेरे पास ये वाला प्लांट। ठीक, इसमें से आधा पोर्शन मैं इस वाले का कट कर लेती हूं, यानी मैं इसका इतना पोर्शन कट कर लेती हूं। ठीक है, और ये कट करने के बाद मैं इसके ऊपर लगाने की कोशिश करती हूं। तो जब मैं इसके ऊपर लगाने की कोशिश करूंगी तो मैं इसको भी थोड़ा सा कट करूंगी, थोड़ा सा कट करके मैंने इसके ऊपर दूसरी पहले वाले नंबर का, दिस इज प्लांट 1, दिस इज प्लांट 2, फर्स्ट प्लांट का कुछ पोर्शन इसी प्लांट के ऊपर लगा दिया। ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा, इसकी क्वालिटी भी मिल जाएगी और इसकी क्वालिटी भी मिल जाएगी, और मैंने इस जगह इस पॉइंट पर दोनों को बांध दिया, दोनों को बांध दिया, हो गई ग्राफ्टिंग, सबसे इजी मेथड। ठीक है, देखो क्या लिखा है, मोस्ट कॉमन मेथड, सबसे ज्यादा कॉमन मेथड होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। इसमें पार्ट ऑफ टू प्लांट्स यूजुअली रूट एंड शूट आर जॉइंड इन सच अ वे दैट दे ग्रो एज वन प्लांट। हमें उसे ऐसे ज्वाइन करना है, बिल्कुल टिप से टिप, कि वो एक ही जगह से जुड़ जाएं और फिर नए में ग्रो होने लग जाएं। सो ड्यू टू ज्वाइनिंग ऑफ केम्बिया ऑफ दीज प्लांट कम इन कॉन्टैक्ट, अब दोनों के केम्बिया यानी कि वो जो सेकेंडरी ग्रोथ हुई थी वो दोनों मिल गए, तो क्या होगा, नए प्लांट में ग्रो होने लग जाएगा। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कवर्ड विद ग्राफ्टिंग वैक्स या फिर बैंडेज। अब हमने इसके ऊपर बैंडेज बांध दी या जो वैक्स है वो लगा दिया, ग्राफ्टिंग वाला। ग्राफ्टिंग इज डन बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड डाइकोटिलेडोनस प्लांट हैविंग वैस्कुलर केम्बिया। दिस पॉइंट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेते हैं कहां पर होती है ग्राफ्टिंग, कौन से वाले प्लांट में होती है, तो ग्राफ्टिंग होती है हमारे डाइकोटिलेडन्स में, डाइकोटिलेडन्स प्लांट में, जिसमें वैस्कुलर केम्बिया होना जरूरी है, जाइलम फ्लोएम वाला वैस्कुलर केम्बिया होना जरूरी है। ये दोनों पॉइंट को स्पेशल स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट, रूटेड सपोर्टिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड स्टॉक। जो हमेशा रूटेड रहेगा ये वाला पोर्शन कहलाएगा स्टॉक, और जिसको आप तोड़ कर लेकर आए हो और स्टेम के ऊपर आपने चिपकाया है वो कहलाएगा साइन। तो यहाँ पे हमारे पास होता है स्टॉक और साइन। स्टॉक जुड़ा रहता है जमीन से, साइन जिसको हम अलग से लाकर लगाते हैं। सो द रूटेड सपोर्टिंग पोर्शन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड स्टॉक एंड द जॉइंट ट्विग ऑफ द अनदर प्लांट इज कॉल्ड साइन। एग्जाम्पल किसमें किया जाता है, मैंगो में, रोज में सबसे ज्यादा, एप्पल, रबर, सिट्रस, पियर, प्लम एंड पीच, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, नोट इट डाउन। डन, डायग्राम भी बना लेना। ठीक है, देखो भाई, जितने डायग्राम मैंने बनाए ना उतने डायग्राम अपनी कॉपी में भी होने चाहिए। अब यहां पर हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जितने हो सकते थे, उसमें जितने टाइप्स हो सकते थे, जितने डायग्राम्स हो सकते थे, जितनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी, जितने हार्मोन की जरूरत थी, वो सब कुछ कर लिया है कवर। अब बारी है, जब हम खत्म कर रहे हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या प्रॉफिट है, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान यानी कि डिसएडवांटेजेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो विद द एडवांटेजेस, we grow with the advantages। तो एडवांटेज सबसे पहला इसका ये होता है कि सिंपल सेल डिवीजन है यार, सिंपल सेल डिवीजन, किसी और चीज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंपली माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर जाता है, बहुत ज्यादा 3-5 ये करता नहीं है। दूसरा, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह ही दिखते हैं। इनफैक्ट जो ऑर्गेनिज्म, अगर मान लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो तो मरेगा भी नहीं, वो तो सिर्फ एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड विल बी आइडेंटिकल, विल बी सिमिलर टू द पेरेंट। देखो, इट इन्वॉल्व सिंपल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सिंपल सेल डिवीजन हो जाता है एमाइटोसिस या फिर माइटोसिस के थ्रू, है ना। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है जहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, यंग वंस आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। तो देखो, एक तो है कि भाई सिंपल सेल डिवीजन है, सिंपल सेल डिवीजन कर लिया था। दूसरा, सिमिलर था, ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स के जैसा ही दिखता है, लेकिन ना कि सिर्फ दिखने में, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि कोई चेंज ना आने से कोई म्यूटेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्या कि भाई सबसे इजी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सबसे जल्दी हो जाने वाला। सो इट इज इजी एंड रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
इजी है और रैपिड है. सो दीज आर द एडवांटेजेस. नोट इट डाउन. डन. ओके. अब बात आती है डिसएडवांटेजेस. तो यार डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं. अब तुम अगर एडवांटेजेस देखोगे उसी से समझ में आ जाएगा. जेनेटिक चेंज कुछ नहीं हुआ था. जेनेटिक चेंज नहीं होगा तो कुछ एवोल्यूशन नहीं होने वाला. अगर जेनेटिक चेंज ही नहीं करोगे देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन टेकिंग प्लेस. कोई इवोल्यूशन नहीं हो जाएगा होगा अगर जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं हुआ. कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं था. नो, एक्चुअली ये वाला पहले आना चाहिए, कर देती हूं मैं. नो जेनेटिक वेरिएशन, सबसे बड़ा नुकसान कोई नई चीज नहीं मिलेगी. नो जेनेटिक वेरिएशन, जो इसका फायदा है ना वही आगे जाके नुकसान भी बन जाता है. दुनिया में कई चीजें ऐसी होती हैं जो आज फायदे की लग रही हैं आगे जाकर नुकसान वाली हो जाएंगी. जैसे फालतू की चीजों में टाइम पास करना. पढ़ने का टाइम है यार, पढ़ लो, उसके बाद कर लेना. नेक्स्ट है नो इवोल्यूशन. ठीक. दूसरी बात, हमने देखा था कि यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन होता है. तो जैसे ही स्पोर फॉर्मेशन होगा तो बहुत सारे स्पोर्स गुम जाते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स गुम जाते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस, ऑफ द रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस रिड्यूस हो जाती है. देखो क्या लिखा है. पहला है नो जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन नहीं मिला. दूसरा है स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. अगर स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दे विल फेल टू फाइंड सूटेबल प्लेस फॉर जर्मिनेशन. मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे स्पोर्स वेस्ट बहुत होते हैं. स्पोर्स वेस्ट हो जाते हैं, ये कह सकते हैं हम. जर्मिनेट नहीं कर पाया. हेंस एनर्जी एंड मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर आर वेस्टेड. और क्योंकि स्पोर वेस्ट हो रहे हैं तो फिर हमारी एनर्जी एंड मटेरियल आर वेस्टेड. एनर्जी एंड मटेरियल आर वेस्टेड. जितना मैं लिख रही हूं उतना ही आप लिख लीजिएगा. ठीक है. इफ द ऑर्गेनिज्म स्प्रेड्स इन वन एरिया, इफ द ऑर्गेनिज्म एक एरिया में अगर स्प्रेड कर गया, इट में रिजल्ट इन ओवर क्राउडिंग एंड एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अब आप सोचो एक ही जगह पे पूरे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे तो वहां का पूरा न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, क्राउडिंग हो जाएगी, क्योंकि ये कहीं और तो जा ही नहीं रहे, वहीं ग्रो करते जा रहे हैं. तो इनके पास प्रोबेबिलिटी रहती है ओवर क्राउडिंग हो सकती है इनकी. वहीं रिप्रोडक्शन हो रहा है, वहीं स्पोर्स गिर रहे हैं, वहीं ग्रो कर रहे हैं. और इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे. एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट. एग्जॉस्टिंग न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए. नेक्स्ट है इट हैज नो रोल इन इवोल्यूशन. इवोल्यूशन में कोई काम नहीं करता. सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस. ये हमारे क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए. डन. ऑल राइट. सो हियर वी आर डन विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट. आधा मतलब हमारा पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर जाएंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में. इन सारे सेशंस को आपको रिवाइज करते रहना है. कहाँ पर? हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, सर्च बार में टाइप करो www.magnetbrains.com. इस तरीके का ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहाँ पर जाकर आपको मिलेगा ऑप्शन एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का. तो यहाँ पर आपको आसानी से दिखेगा CBSE इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, IIT JEE है, नीट है. तो हमने अपना नीट का कोर्स सिलेक्ट किया, उसमें जाकर हमने बायोलॉजी सिलेक्ट किया. सारे सब्जेक्ट्स दिखेंगे, बायोलॉजी नीट के लिए सिलेक्ट करना है. जैसे ही इसे सिलेक्ट करोगे तो वॉच नाउ का ऑप्शन आएगा. वॉच नाउ पर क्लिक करोगे, इस तरीके से दिखने पे देखो यहाँ दिख रहा है वॉच नाउ का ऑप्शन. वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो इसका डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा. वहां से आप वीडियोस को आसानी से प्ले कर सकते हो और अपना कर सकते हो रिविजन. ये सारी चीजें कहाँ पर हैं? मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. यानी कि आपका पूरा जो नीट का कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. यू डोंट नीड टू पे अ पेनी फॉर दिस. एंड आपको क्या करना है? सिर्फ लाइक कर देना है. ठीक है. चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, याद से, बहुत इंपॉर्टेंटली. तभी सारे नोटिफिकेशंस और वो पूरा का पूरा नीट का कोर्स मॉड्यूल आप तक पहुंचेगा. और इसे शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ सारे वर्चुअल ग्रुप्स में. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग.